एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस 6th पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संघ में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध जो है। मित्रों, कल हमने अपना नया चैप्टर शुरू किया था भारतीय संघ व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंध जो है। केंद्र राज्य संबंधों में हमने पढ़ा था कि संविधान के आधार पर संघ तथा राज्यों के संबंधों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें पहला था केंद्र तथा राज्यों के विधायी संबंध, दूसरा है केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंध और तीसरा है केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध। तो कल हमने केंद्र तथा राज्यों के विधायी संबंधों को पढ़ा था और विधायी संबंधों में हमने ये पढ़ा था कि जो है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है और अवशिष्ट विषय जो है वो केंद्र को दिए गए हैं। इसी तरह से राज्य सूची के विषयों पर भी संसद की व्यवस्थापन शक्ति होती है, जिसमें हमने पढ़ा था कि राज्य सूची का विषय यदि राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो जाए, राज्यसभा यदि ऐसा कर दे तो संसद को व्यवस्थापन का अधिकार मिल जाता है। इसी तरह से राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर, संकट काल की घोषणा होने पर, विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन हेतु और इसी प्रकार से है राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर और कुछ विधेयकों को प्रस्तावित करने और कुछ की अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र का अनुमोदन आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा था कि केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध कैसे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संघ में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। मित्रों, इसमें क्या है कि भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान का 11वां भाग और उसका दूसरा अध्याय, उसमें केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान का अनुच्छेद 73 कहता है, केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिस पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। केंद्र की प्रशासनिक शक्ति जो है उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। तो मैं आपको बता दूं, संसद को विधि निर्माण का अधिकार संघ सूची पर है और समवर्ती सूची पर भी है। तो इस तरह से प्रशासनिक शक्ति भी यहाँ तक सीमित है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 162 कहता है, राज्यों की प्रशासनिक शक्तियाँ उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। तो ये है राज्य सूची के विषय जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं, तो उनकी प्रशासनिक शक्तियाँ भी इन विषयों तक सीमित है। अब है कि ये जो प्रशासनिक संबंधों में केंद्र को राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार जो है राज्यों के ऊपर प्रशासनिक संबंधों में नियंत्रण स्थापित कर सकती है, इसका अधिकार उसे दिया गया है। फिर भी हम कह सकते हैं कि राज्यों की स्वायत्तता एवं जिम्मेदारी का बड़ा क्षेत्र उनको मिला हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि राज्य पूरी तरह से नियंत्रण में ही है केंद्र के, ऐसी बात नहीं है, उनको भी स्वायत्तता मिली हुई है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण की विधियाँ कौन कौन सी है, यानी जो संघ सरकार है वो किस प्रकार से राज्यों के ऊपर नियंत्रण रख सकती है। पहला है राज्यों का दायित्व। एक तरह से ये संघीय सरकार की शक्तियाँ हैं जो उनको राज्यों के संबंध में प्राप्त हुई है। तो पहला है राज्यों का दायित्व। संविधान के अनुसार राज्यों को अपनी कार्यपालक शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन होता रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संविधान कहता है कि राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करना है जिससे क्या है, संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन होता हो, उल्लंघन नहीं होता हो। इसलिए क्या है, हर राज्य का कर्तव्य है कि वह संसद के कानूनों को अमल में लाने के लिए हर संभव उपाय काम में लाए। संसद जो भी कानून बनाती है तो वो कानून अमल में लाने के लिए हर संभव उपाय राज्यों को करना है और उनका ये भी दायित्व है कि वे केंद्रीय प्रशासन में कोई बाधा उत्पन्न न होने दे। केंद्रीय सरकार जो प्रशासनिक कदम उठाती है तो राज्यों को उन कदमों में बाधा उत्पन्न नहीं करनी है और जो भी कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं उन कानूनों का पालन करते हुए प्रशासनिक कार्य करना होता है राज्यों को। ये राज्यों का दायित्व है। दूसरी प्रशासनिक शक्ति है, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। केंद्र को ये अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों को निर्देश दे सके
कि उन्हें अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। समय समय पर केंद्रीय सरकार राज्यों को ये डायरेक्शन दे सकती है कि उन्हें अपनी कार्यपालिका शक्ति का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, यानी प्रशासन किस प्रकार चलाना चाहिए। राष्ट्रीय व सैनिक महत्व के मार्गों व पुलों आदि का निर्माण साधारणतः केंद्र सरकार ही करती है, परंतु केंद्र को यह अधिकार प्राप्त है कि इस प्रकार के मार्गों के निर्माण व उनके उचित रखरखाव के लिए वह राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। देखिए, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी मार्ग हैं, जितने भी सड़कें हैं और जितने भी सैनिक महत्व की सड़कें और पुल हैं, ब्रिज हैं, इन सब का निर्माण तो केंद्रीय सरकार ही करवाती है, परंतु ये जिन जिन राज्यों में से होकर गुजरते हैं या जिन राज्यों में स्थित हैं, वहाँ उन राज्यों को ये निर्देश दिया जा सकता है कि आप सैनिक महत्व और राष्ट्रीय महत्व के इन मार्गों और पुलों की उचित देखभाल करें, इनका रखरखाव करें ताकि ये सुरक्षित बने रहे, इनका रखरखाव अच्छा, ये अच्छी तरह मेंटेन हो जाए, इनका मेंटेनेंस होता रहे। और इसके साथ साथ क्या है, रेलगाड़ी और रेल मार्गों की सुरक्षा के लिए भी केंद्र सरकार जो है, संघीय सरकार जो है, राज्यों को निर्देश दे सकती है। क्योंकि मित्रों, हम सभी जानते हैं रेल मार्ग जो है विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, विभिन्न राज्यों से रेलगाड़ियाँ भी गुजरती है, तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रखरखाव के लिए भी आवश्यक निर्देश समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिए जा सकते हैं। ये है, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। तीसरा है, केंद्र राज्यों की सरकारों का उपयोग अपने एजेंट के रूप में कर सकता है। केंद्र राज्यों की सरकारों का उपयोग अपने एजेंट के रूप में कर सकता है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति जो है राज्यों की सरकारों अथवा उसके पदाधिकारियों को अपने एजेंट के रूप में कोई भी कार्य करने की जिम्मेदारी सौंप सकता है। इसका अभिप्राय ये है कि संघ सूची में दिए गए किसी भी विषय से संबंधित कोई भी कार्य राज्यों के पदाधिकारियों को सौंपा जा सकता है। मान लीजिए कोई विषय है, संघ सूची का है, केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्रीय सरकार उस कार्य को करने के लिए किसी भी राज्य को ऐसा निर्देश दे सकती है कि आप इस कार्य को करें, तो राज्य के पदाधिकारियों को भी वो कार्य जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो केंद्र जो है राज्य की सरकारों का उपयोग अपने एजेंट के रूप में कर सकती है। चौथा है, सरकारी कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाही को पूरी मान्यता दी जाएगी। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों का ये कर्तव्य है कि वे सभी सरकारी कार्यों का आदर करें और देश के सभी न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों को लागू करें। देखिए, ये संघ सरकार की भी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, सभी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो जो भी निर्णय न्यायपालिका देती है उनको लागू करे और सभी सरकारी कृत्यों का वो आदर करे। इस तरह से सरकारी कृत्यों, अभिलेखों, न्यायिक कार्यवाही को भी पूरी मान्यता दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था राज्यों को करनी है। नंबर 5 है, 2 या अधिक राज्यों में बहने वाले जलाशयों व नदियों के जल का बंटवारा। मित्रों, हम सभी जानते हैं नदियाँ कहीं से उद्गम होता है उनका, कहीं उनका प्रवाह होता है, वो बहती भी कहीं से कहीं जाती हैं। तो ऐसे में 2 या 2 से अधिक राज्यों में बहने वाले जितने भी नदी नाले हैं और नदियों का जो जल है उसके बंटवारे का भी जो अधिकार है वो केंद्र को मिला हुआ है। तो संसद को यह अधिकार है कि अंतर्राज्यीय नदियों के बंटवारे से उत्पन्न विचार को निपटाने के लिए वह उचित कानून बनाए। यानी अंतर्राज्यीय नदियों का अर्थ है जो एक राज्य से दूसरे राज्यों तक बहती है। ऐसी नदियों के जल के बंटवारे को तय करने का अधिकार संसद कानून के द्वारा संसद को मिला हुआ है। वो उचित कानून बना सकती है कि कौन राज्य कितना पानी लेगा, किसको कितना पानी मिलेगा। इसी तरह से संसद किसी भी नदी या नदी घाटी परियोजना के पानी के इस्तेमाल, वितरण या नियंत्रण संबंधी विवाद के सिलसिले में मध्यस्थता की व्यवस्था कर सकती है। मित्रों, आपको याद होगा कभी कावेरी नदी जल विवाद होता है, कभी यमुना के जल को ले विवाद होता है, जल को लेके विवाद होता है। तो जो भी तत्संबंधित राज्य हैं उन सब में जो भी विवाद है पानी और पानी के बहाव को लेकर के, तो इस तरह की मध्यस्थता की व्यवस्था जो है केंद्र सरकार कर सकती है, संसद कर सकती है। इसी तरह से अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना,
ये भी एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो केंद्रीय सरकार को मिला हुआ है। क्या है कि संविधान जो है राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करे जिसके निम्नलिखित 3 विशेष कार्य होंगे। अंतर्राज्यीय परिषद, इसमें क्या होगा, इंटरस्टेट काउंसिल में राज्यों के बीच उठ खड़े होने वाले विवादों की जांच करना तथा उनके संबंध में सलाह देना। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उन विवादों की जांच करके और उसके संबंध में सलाह देना, ये अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य होगा। इसी तरह से उन विषयों पर छानबीन कर विचार करना जिनमें राज्यों की एक समान दिलचस्पी हो, यानी ऐसे सहमति के बिंदु ढूंढ निकालना जिस पर राज्य सहमत हो जाए, और इसी तरह से इन विषयों और विशेषकर इनसे संबंधित नीति एवं कार्य के बेहतर समन्वय के संबंध में सिफारिशें करना। यानी अंतर्राज्यीय परिषद क्या करेगी कि जो भी कोई नीतियाँ बनाई जा रही है, जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो बेहतर ढंग से हो, राज्यों में आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, समन्वय बना रहे, आपस में विवाद नहीं हो, मध्यस्थता से सारे मामले सुलझ जाए, इसका प्रयास करना। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने का अधिकार भी केंद्रीय सरकार को मिला हुआ है। फिर आता है अखिल भारतीय सेवाएं। संघ क्या है? संघ द्वारा राज्यों को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है अखिल भारतीय सेवाएं। देखिए, संघ द्वारा राज्यों को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है अखिल भारतीय सेवाएं। अब इन अखिल भारतीय सेवाओं में मित्रों आपने नाम सुना होगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय अभियांत्रिकी सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, भारतीय विदेश सेवा। तो कुछ अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं इसमें क्या होता है कि यद्यपि राज्यों और केंद्र की प्रत्येक सेवाएं और लोक सेवा आयोग है, फिर भी संविधान क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए संघ को अधिकार देता है। मित्रों, राज्यों के अपने लोक सेवा आयोग है जो राज्य सेवाओं की प्रक्रिया को संचालित करते हैं, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करना, इंटरव्यू कंडक्ट करना, सिलेक्शन करना, इस तरह से। लेकिन क्या है कि भारतीय संविधान जो है अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के जो अधिकार है वो तो सिर्फ संघ सरकार को देता है। तो संघ सरकार क्या करती है, संघीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन प्रशासनिक सेवाओं के सदस्यों को चुनती है और फिर उनको राज्यों के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर पोस्टिंग उनकी कर देती है, उनकी पदस्थापना कर देती है। तो इस तरह से अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो भी एक तरह का संघ का, केंद्र का राज्यों पर कंट्रोल है, नियंत्रण है। फिर है राज्यपाल का पद। राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और एक प्रकार से वे राज्यों में केंद्र के एजेंट के नाते कार्य करते हैं। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति जब राज्यपालों की नियुक्ति करता है तो ये राज्यपाल जो है एक तरह से केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और उनके माध्यम से कभी कभी तो केंद्रीय सरकार क्या करती है, राज्यों के शासन पर अंकुश भी रखती है, नियंत्रण भी रखती है, क्योंकि समय समय पर राज्यपाल जो है अपनी रिपोर्ट भेजता है केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। तो इस तरह से वो अपनी जो भी निष्ठा है, राज्यपाल अपनी निष्ठा जो है केंद्र सरकार के प्रति ज़्यादा रखता है। फिर है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। मान लीजिए कोई राज्य या कोई राज्य की सरकार जो है वो संघ सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करती है और वो उनको लागू करने में, उनको कानूनों को प्रभावी करने में भी असफल रहती है। तो उसका प्रभाव पड़ता है कैसे कि अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि राज्य की सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करे तो राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है कि राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो गया है और इस घोषणा का परिणाम ये होगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अधिकार है जो संघ सरकार को मिला हुआ है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 365 के अनुसार क्या लिखा हुआ है संविधान में कि यदि राज्य की सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती है तो राष्ट्रपति ये उद्घोषणा कर सकता है कि राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो गया है और इस घोषणा का परिणाम ये होगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो एक तरह से ये संघीय नियंत्रण राज्य पर स्थापित हो जाता है, अनुच्छेद 356 लागू हो जाता है। तो इस तरह से अभी हमने पढ़े हैं कि किस प्रकार से भारतीय संघ में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध हैं और किस तरह से राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण की विधियां स्थापित की गई है। तो एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि केंद्र राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखता है, संघीय नियंत्रण है, उसकी विधियां क्या है। एक तो है राज्यों का दायित्व तय करके, फिर है केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है,
इसी प्रकार केंद्र राज्यों की सरकारों का उपयोग अपने एजेंट के रूप में कर सकता है। इसी तरह से सरकारी कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्रवाई की भी पूरी मान्यता होनी चाहिए, राज्यों के द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। 2 या 2 से अधिक राज्यों में बहने वाले जलाशयों व नदियों के जल का बंटवारा और इस बंटवारे से उत्पन्न जो भी समस्या है उसका समाधान करने का अधिकार संघ सरकार को है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है संघ सरकार के द्वारा। इसी तरह से अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसी तरह से संघ द्वारा यदि इन निर्देशों का अनुपालन करने में या प्रभावित करने में असफलता रहती है तो वहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है उस राज्य के अंदर। तो इस तरह से ये भारतीय संघ व्यवस्था में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध है। अब इन प्रशासनिक संबंधों में कुछ ऐसे विवादास्पद क्षेत्र हैं, इनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आप मुझे The person you have called is speaking to someone else. रानू कहाँ है? हैं? अच्छा, फ़ोन यहाँ पड़ा है। अच्छा, तू मेरा देख देगी क्या वीडियो? मैं आऊँ, रिकॉर्डिंग हुई है नहीं हुई चेक कर देगी? हाँ, मैं आपकी नहीं आ रही। आ जा तो। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिससे बात कर रहे हैं अभी भी कुछ ना कुछ रह जा, टेक्निकल प्रॉब्लम आई कद से। अच्छा, मैं बार फोन करा तो पता चले बात भी कर गई। मैं रिकॉर्डिंग करे। अच्छा, बदबू आवाज़ है। मैं रिकॉर्डिंग करी निकल रही को
और मन यहाँ लगा जे बार नहीं हुई होगी तो इतनी दोबारा कौन करे 20 मिनट तक दोबारा कोई बोल लो 20 मिनट 15 मिनट 18 मिनट टॉपिक के हिसाब से तो वो दोबारा बोल लो बहुत ही बोरिंग काम है। हाँ पर ठीक हुआ ना, हल्का हो गया जैसे कोई कटिंग करा दी हो। एक अभी मैंने ना रिकॉर्डिंग करी थी तो वो रिकॉर्डिंग वाला मेरा ढूंढ